हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले रोटेशनल मोशन की। तो आपको बस क्या करना है, जो मैं बातें बताऊंगा उससे ध्यान में रखना है, उसे रिवाइज करना है। ये जो मैं नोट्स दे रहा हूँ सब बिना देखे लिखना है और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है बस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रोटेशनल मोशन में सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को जल्दी कैसे सॉल्व करना है वो हमें देखना है, क्योंकि हम जैसे कि देख सकते हैं कि रोटेशनल मोशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। जैसे कि अपना टॉर्क पूछता है तो आर क्रॉस एफ करना पड़ता है, एंगुलर मोमेंटम पूछता है तो आर क्रॉस पी करना पड़ता है, और वेलोसिटी पूछे तो ओमेगा क्रॉस आर करना पड़ता है, एक्सलेशन पूछे तो एंगुलर एक्सलेशन क्रॉस आर करना पड़ता है। ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट जल्दी से कैसे किया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं हम। लेटेस्ट कंसिडर, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। ए वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। बी वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो हमें इसे जल्दी से सॉल्व करना है। तो उसके लिए 4 स्टेप्स है। सबसे पहले मैं अब वो स्टेप आपको बताता हूँ, उधर मराठी में लिखे हम इसे हिंदी में बताता हूँ। आपको क्या करना है, एक वेक्टर 2 बार लिखना है, फिर उसे 2 बार काटना है, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। मतलब वज्र गुणाकार होता है हिंदी में, वो आपको अब आगे पता चल जाएगा कैसे करना है। फिर जो अपना ऊपर वाला नंबर होता है उसका साइन चेंज करना है, और फिर ऊपर नीचे ऐड ऑन कर देना है। अभी आपको कुछ नहीं समझा होगा, अभी मैं आपको करके बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। इससे बहुत टाइम बचता है, ये मुझे मेरे सर ने पढ़ाया था। अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 2 बार लिखेंगे, 3 2 3 अपना 3 2 5 3 2 5 2 बार लिख दिया। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाला भी 2 बार लिख देंगे, 2 5 6 2 5 6। और फिर क्या करेंगे, 2 बार काटेंगे। ये पहली 2 बार काटेंगे, ये पहली बार काट दिया, ये दूसरी बार काट दिया। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 5 ज़ा 25, 6 3 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15। और इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि ऊपर वाले का साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। और फिर इसको हमें क्या कर देना है, ऐड ऑन कर देना है। तो इसे हम कर देंगे ऐड ऑन। जैसे कि 25 में से 12 गया, फिर कितना बचेगा 13। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम 13 लिख देंगे। तो यहाँ पे 13 लिख दिया, मगर साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा, -13। और 18 में से 10 गया 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, मगर साइन कौन सा आएगा, माइनस। और 15 में से 4 गया अपना 11, साइन कौन सा आएगा, प्लस। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमारा एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आंसर क्या आया, -13 -13 माइनस -13 आई कैप। डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर आया -13 आई कैप -8 जे कैप प्लस 11 के कैप। तो यही जो मैंने आपको मेथड बताया, आपको इसका इस्तेमाल करके 2 3 बार क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपके एक बार आपका हाथ बैठ गया तो हम जो नॉर्मल मेथड से डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं उससे भी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो अभी हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, वो 4 स्टेप्स थे। यह मराठी में लिखा है, वही मैंने अभी आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया। 2 बार लिखना है, फिर 2 बार लिखना है, 2 बार काटना है, फिर अपना क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, फिर ऊपर वाले का साइन चेंज करना है, प्लस होगा तो माइनस कर देना, माइनस होगा तो प्लस कर देना है, और ऐड कर देना है साइन के साथ, साइन ध्यान में रखते हुए ऐड करना है। ठीक है। अगर और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें ये ध्यान रखने होते हैं, अगर हमें 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पूछे और बताए वो 2 वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो उसमें क्या होता है, अपना क्रॉस प्रोडक्ट आता है 0। अब ये कैसे आता है, क्यों आता है, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, आपको पता ही होगा, ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो साइन 0 का 0 होता है, इसलिए ए क्रॉस बी भी 0 आ जाता है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, ए बी साइन थीटा। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ठीक है, पैरेलल और 0 डिग्री और 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो।
फिर उसके बाद एक मैंने अब आगे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जो हमें पूरे चैप्टर में काम आते हैं। इस इनका ही हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना था। जो अभी हमने फास्ट सॉल्व करने का जो मेथड देखा ना, वो हमें यहीं पे यूज़ करना है। कहाँ पे? टॉर्क निकालने के लिए यूज़ करना है, और फिर अपना एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए यूज़ करना है, और फिर अपना वेलोसिटी और एक्सलेशन निकालने के लिए करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम का आर क्रॉस पी। ये आपको लिख लिख के याद करना है। टॉर्क का आर क्रॉस एफ और एंगुलर मोमेंटम का आर क्रॉस पी। और एंगुलर मोमेंटम का साइन भी देख लीजिए, एल वेक्टर होता है। और उसके बाद वेलोसिटी वेक्टर के लिए क्या होगा? ओमेगा क्रॉस आर, और एक्सलेशन वेक्टर के लिए अल्फा क्रॉस आर। ये आर पहले है या बाद में है वो भी इंपॉर्टेंट होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। जो वेक्टर पहले है वो हम ऊपर लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, जो अभी आपको मैंने ट्रिक बताया जल्दी सॉल्व करने का। यहाँ पे आप जो वेक्टर पहले है वो ऊपर लिखना है हमें। जो वेक्टर पहले है ना, उसे हमें क्या करना है? ऊपर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब ये वेक्टर 3, ये वाला ऊपर था, ये वाला पहले था। ये क्रॉस भी निकालना था ना हमें, ये क्रॉस भी निकालना था। तो जो वेक्टर पहले है उसे ऊपर रखना है, और जो वेक्टर बाद में उसे नीचे रखना है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो वेक्टर पहले था उसे ऊपर रखा, बाकी वाले को नीचे रखा। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसलिए ये फार्मूला ऐसे जैसे दे वैसे ही याद करना है। मतलब क्या? अगर एंगुलर मोमेंटम बोले तो आपको आर क्रॉस पी ही बोलना है, हम पी क्रॉस आर नहीं बोल सकते, ये बात ध्यान रखनी है। और वैसे ही अगर टॉर्क पूछे तो आर क्रॉस एफ बोलना है, हम एफ क्रॉस एफ नहीं, एफ क्रॉस आर नहीं बोल सकते। तो टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम का आर क्रॉस पी, वेलोसिटी का ओमेगा क्रॉस आर, और एक्सेलरेशन का अल्फा क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, तो ये बातें हमें याद रखनी है। और फिर कुछ अपने बेसिक फार्मूला होते हैं, जैसे कि एल इक्वल टू आर थीटा होता है, सबको पता होता है। कुछ लोग इसे अलग भी याद करते हैं, जैसे कि एल बाई आर इज इक्वल टू थीटा, ऐसे भी याद रख लेते हैं। और वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। ये इससे ही आया, जब ये यहाँ पे है ना अपना ओमेगा क्रॉस आर है, वही है। ठीक है, तो फिर अब हम आगे देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना रोटेशनल मोशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है हमें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलवेज डायरेक्ट एट ज अगर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उनका एक्सिस सेम है, तो हमें डायरेक्ट ऐड करना होता है। ये पॉइंट है यहाँ पे। अगर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उनका एक्सिस सेम है, तो डायरेक्ट ऐड करना है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी होती है, मगर टेंसर हमें सिलेबस में नहीं होता। अगर टेंसर ऑप्शन होगा तो टेंसर करेंगे, अगर नहीं होगा तो स्केलर कर देंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो और यहाँ पे हमें एंगुलर अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे हम? उसका मतलब होता है समेशन ऑफ एम आर परपेंडिकुलर वेक्टर का स्क्वायर होता है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वेक्टर आर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये फॉर्मूला। ये भी हमें याद रखना है। और फिर उसके बाद अब जो आगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखने हैं। आगे अपने रॉड का आएगा, वो रॉड का एंगल पे रखेंगे, रिंग का आएगा, डिस्क का आएगा, हॉलो सिलेंडर का आएगा, लैमिना का आएगा। ये सब हमें याद रखना है। हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कोन, ये सब याद रखना है। और फिर उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अभी इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन फिक्स होता है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से करके जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम रॉड का। तो रॉड का अगर साइड से एक्सिस जाए रॉड के, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है एम एल स्क्वायर बाई 3। एल क्या है? लेंथ ऑफ रॉड, और मास एम क्या है? मास ऑफ रॉड। तो अगर साइड से जाए तो एम एल स्क्वायर बाई 3, और बीच में से जाए तो एम एल स्क्वायर बाई 12 आता है। ये सब कहाँ से आया? इस फॉर्मूले से आएगा। जब हम इसका इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे, वो अपने जेई में आता है, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें सॉल्व करके देखने की। तो याद रखेंगे डायरेक्ट, अगर रॉड के एक साइड में होगा तो एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा, और बीच में से जाएगा तो एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो मिनिमम एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे होता है, ऐसा हमें क्वेश्चन आता है। तब ये थोड़ा मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया। ये अभी हमें दिख तो ईजी रहा है। जब भी ऐसा पूछे कि फाइंड द मिनिमम एंगुलर मोमेंटम, तो हम समझ नहीं पाते मिनिमम निकालना मतलब क्या करना है। तो इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहता है, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, जब मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेंगे, तो हम सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। ठीक है, अभी हमने देखा कि रॉड के जब साइड में होता है तो तब क्या फार्मूला आया था? एम एल स्क्वायर बाई 3 था। तब क्या था? एम एल स्क्वायर बाई 3 जब साइड में था। अब यहीं पे क्या कर दिया है, साइड में ही कर रहे हैं, मगर रॉड को क्या थीटा एंगल पे रखा है। तो साइड में है तो सबसे अपना थीटा है, तो अभी थीटा है, तो इस रॉड का यहाँ पे लेंथ का वेक्टर क्या आएगा? तो इस रॉड का यहाँ पे लेंथ का वेक्टर क्या आएगा? तो इस रॉड का यहाँ पे लेंथ का वेक्टर आएगा एल साइन थीटा, जैसे कि यहाँ पे दिया है।
तो ये पिछले केस की तरह ही हो गया ना। पिछले केस की तरह जैसे मैंने आपको वो दिखाया था कि अपना एम एल स्क्वायर बाई थ्री था, तो पिछले केस की तरह ही हो गया। तो इसका फार्मूला क्या आएगा, एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई थ्री, जैसा कि यहाँ पे दिया है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, अब हम फिर से क्या कर दिया, थीटा पे रखा और बीच में रख दिया। फिर से यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट के लेंगे, फिर यहाँ पे एल बाई टू साइन थीटा आएगा या एल बाई टू साइन थीटा आएगा, फिर उसे फिर से सॉल्व करेंगे। तो बस एक ध्यान रखना है कि जो नॉर्मली रॉड अगर ऐसे रखे तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री एम एल स्क्वायर बाई टेल याद रखना है। फिर यहाँ पे थीटा है तो बस साइन स्क्वायर थीटा लगा देना है और वही फॉर्मूला रहेगा, जैसे कि एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई थ्री और यहाँ पे एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ट्वेल्व। ठीक है। आई होप आपको ये चारों याद रहे और याद हो गए होंगे। फिर ये रिंग का सबसे बेसिक आई होप आप तो सबको याद हुआ ही होगा। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पे होता है एम आर स्क्वायर और अपना डायमीटर पे होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। ठीक है, ये सबको याद होना ही चाहिए। और फिर अपना आया डिस्क। डिस्क का क्या होता है, जितना रिंग का होता है उससे आधा कर दो। तो रिंग का सेंटर पे क्या था, एम आर स्क्वायर, तो डिस्क का सेंटर पे क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई टू। और रिंग का सेंटर डायमीटर पे क्या था, एम आर स्क्वायर बाई टू। तो डिस्क के लिए आर आधा कर दो, एम आर स्क्वायर बाई टू था तो एम आर स्क्वायर बाई फोर। ये याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे याद रखना है। अब ये आ गया हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो सिलेंडर का बहुत आसान है। अब मान लीजिए एक रिंग है, अब ये रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग रखेंगे तो उसकी मदद से हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अपना सेंटर होता है रिंग का और हॉलो सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर की एक्सिस होती है उसमें उसका और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसलिए इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक्सिस के अलोंग एम आर स्क्वायर। और वही वही सॉलिड सिलेंडर है। तो वही सॉलिड सिलेंडर है तो क्या करेंगे, मान लीजिए एक डिस्क है, तो डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क रखेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर। तो जो अपना डिस्क का सेंटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एम आर स्क्वायर बाई टू, वही सॉलिड सिलेंडर के सेंटर के अलोंग आएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, अपना एम आर स्क्वायर बाई टू जो डिस्क का था। आई होप आपको ये सब याद हो गया होगा। अब उसके बाद देखेंगे हम अपना हॉलो सिलेंडर का पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये जो अपनी एक्सिस थी इसको परपेंडिकुलर है और पासिंग थ्रू सेंटर, और सेंटर से भी जा रहा है। तो हमें इसका देखना है। तो इसका देखने के लिए क्या करेंगे, हॉलो। अब ये कौन सा है अपना हॉलो। तो हॉलो के लिए सबसे पहले अपना जो हमें पता था, अब ये हॉलो है, मान लीजिए मैंने कट कर दिया यहाँ से, ऐसे कट करेंगे तो एक ऐसे आएगी, एक रिंग निकल जाएगी। तो रिंग का ये वाला एक्सिस, तो रिंग का डायमीटर के अलोंग क्या था, एम आर स्क्वायर बाई टू था, सही है, एम आर स्क्वायर बाई टू था। और फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि अब ये रिंग के ऊपर रिंग रखने की वजह से क्या हो गया है, ये एक ऐसे रॉड शेप के बन गई है। तो रॉड के बीच में क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई होप आपको याद हो, तो वो था एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, क्योंकि रिंग का डायमीटर भी आ रहा है और रॉड का सेंटर भी आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे आगे। तो आगे हमें देखना है सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए भी वैसे ही करना है हमें। अब ये सॉलिड सिलेंडर है मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से ऐसे कट करके ले, मान लीजिए हमने कट कर दिया। तो ये क्या थी अपनी डिस्क, तो डिस्क के डायमीटर के अलोंग क्या आएगा, एम आर स्क्वायर बाई फोर, अभी आप हमने पढ़ा था। ठीक है। और फिर ये फिर से क्या हो गई, रॉड हो गई, और रॉड का बीच में से क्या आता है, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। तो फिर से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे एक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, हमें ये भी ध्यान रखना है, अगर बॉडी के शेप में कुछ भी चेंज किया और फाइनली मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम रहा, कि बॉडी के शेप में हमने कुछ भी शेप में या फिर कुछ भी चेंज किया बॉडी में और उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहा, तो क्या होगा, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, सेम होगा। ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन बहुत हमें ये लगते हैं मुश्किल है, मगर ये से एक पॉइंट से सॉल्व हो जाता है, मतलब इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। तो ये, तो आपको क्वेश्चन आएगा तब पता चल जाएगा इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो फिर आ गया हमारा लैमिना और शीट। तो लैमिना और शीट का लेंथ और ब्रीथ के अलोंग हमें देखना है। ये अपना अपना अगर ये साइड ए है और ये साइड बी है, तो ए के अलोंग अगर हम अगर ये रॉड के ऊपर रॉड रखें तो ये शीट बन जाता है। आई होप आपको पता हो, ये रॉड के ऊपर रॉड रखेंगे तो शीट बन जाएगा। तो अब हम अगर ए ले लें, ए को निकल, इसका मतलब ही क्या हो रहा है, एक रॉड है और रॉड के बीच में से जा रहा है, तो रॉड के बीच में से क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, मगर यहाँ पे एल नहीं है, ए है, तो एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व।
और ये क्या है बी, तो बीच बी के बीच में से फिर से रॉड ही कंसिडर करना है mb²/12, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्क्वायर शीट होता है ना, तो इसका कौन से भी एक्सिस के अलॉन्ग ले लो, अब साइड तो सेम है, हर बार m²/12 आता है, कौन सी कोई भी एक्सिस हो, बीच में से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, वहाँ से जा रहा है, कहीं से भी जाए m²/12 होता है। बस एक मतलब अपना जो ये होता है, क्या होता है अपना सेंटर से मतलब अंदर से जा रहे थे एक्सिस, मतलब अंदर जा रहा है तब m²/6 होता है, बाकी सारे एक्सिस में m²/12 होता है। ये हम अपना पहला परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कुछ सॉल्व करके बता सकते हैं, ठीक है। अब अगर टोटल मास जो जितना दूर होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि अपना फार्मूला क्या था, mr² होता, तो आर मतलब मास जितना दूर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मास का जितना दूर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। ये भी पॉइंट बाद में काम आएगा जब क्वेश्चन आप देखेंगे तब, ठीक है। अब हम देखेंगे हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का क्या होता है ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। सॉलिड स्फीयर का कहीं से भी देखेंगे तो 2/3 mr² अपना हॉलो स्फीयर का, और सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr², डायरेक्ट याद रखना है 2/3 2/5 2/3 2/5 ये होता है अपना, ठीक है। और उसके बाद अपना हॉलोकोन कैसे बनेगा, अब हॉलोकोन बनाना है ना हमें, तो हॉलोकोन बनाना है तो फिर से हॉलोकोन बनाना है। अब ये अपना कोन है, ठीक है। अगर इस कोन को मैं ऊपर से ऐसे दाब ये फोर्स दो तो ये चपटा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा तो क्या होगा, इसका सारा मास ऐसे आ जाएगा, तो डिस्क नहीं बन गया। तो हॉलो कोन का और अपने डिस्क का सेंटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है mr²/2, इससे हम याद रख सकते हैं। अब सॉलिड कोन, और सॉलिड कोन का ऐसा कुछ नहीं, सॉलिड कोन का डायरेक्ट हमें याद रखना है 3/10 mr², ठीक है। और ये अपना ट्रायंगुलर लाइमिना आ जाएगा तब ये mh²/6, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है mh²/6। ये सब अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको बिना देखे लिखना है और डायरेक्ट PYQ सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, किसी भी जगह का अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, और फिर उसका मास इंटू वो अपना सेंटर ऑफ मास से जहाँ का हमें निकालना है वो डिस्टेंस, उससे उसका स्क्वायर लेंगे। मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और उस जगह का जिस जगह का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए उसके लिए क्या करेंगे, वो सेंटर ऑफ मास का और उस जगह का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो मास के साथ। तो ये होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और ये क्वेश्चन सॉल्व जल्दी फास्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ याद रखनी है। 1+2/3 क्या आएगा, 5/3 आएगा, और 1+3/5 आएगा 8/5। ये कैसे करना है, अब हमें पता है जनरली आप देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ऐसी कंडीशन आएंगी 1+2/3 1+3/5, मतलब क्या होगा i+i/3 i+i/5 ऐसा कुछ तो होगा। तो अब हमें पता है प्लस है तो इसका मतलब आंसर तो बड़ा आना है, तो हम कैसे याद रखेंगे, ऊपर वाला बढ़ेगा तो 3 डायरेक्ट 3 और 2 को ऐड कर दो, 3 और 2 5/3, डायरेक्ट 3 और 5 को ऐड कर दो, 5 और 3 8/5। इसे जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि पेपर में हमें टाइम कम, बहुत लोग देखते हैं हम बोलते हैं टाइम नहीं बचा, तो इससे करके हमें टाइम बचाना है। और उसके बाद है अपना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो उसमें क्या होता है, जो अपना 3 थर्ड एक्सिस का अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये बचे हुए 2 परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर आता है। अगर बॉडी XY प्लेन में है तो Z प्लेन का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालेंगे, अगर बॉडी XZ प्लेन में है तो Y का निकालेंगे, और अगर YZ प्लेन में है तो X का निकालेंगे। अब आता है रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, अगर हमें रेडियस ऑफ गायरेशन पूछे वो क्या होता है के पूछे तो डायरेक्ट कुछ भी हमें ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, I=mk² कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हमें रेडियस ऑफ गायरेशन मान लीजिए रिंग का पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, रिंग का क्या लिखेंगे m, अगर हमें रिंग का पूछ ले तो रिंग का क्या होता है mr², तो =mk² कर देंगे, ठीक है। तो कट गया और दोनों जगह अंडर रूट लेंगे तो k=r आ गया, तो रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर रिंग क्या आएगा, r आएगा। इसे सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया और जल्दी, और ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ सॉल्व करके बताया मैंने, i=2/3 mr² था तो k क्या आएगा √2/3 r, और फिर i=3/10 mr² था तो k=√3/10 r आएगा। मतलब क्या करना है, डायरेक्ट अंडर रूट ले लो और r से मल्टीप्लाई कर दो, इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे कैविटी वाले क्वेश्चन में। तो कैविटी वाला क्वेश्चन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर पेपर मुश्किल आए तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें क्या करेंगे, जो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फुल स्फीयर का मतलब जो भी होगा उसका माइनस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे, तो जो हमारा जो ये है, जो हमारा
खड्डा या फिर जो रिमेनिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने बिना करे हमें समझ में नहीं आएगा। चाहिए तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा। तो अब आगे बढ़ेंगे। अभी अपना एलएलएम का कंसेप्ट आ गया। एक्सेलरेशन क्या था, भगाने वाला माइनस रोकने वाला बाय टोटल मास था। मगर यहाँ पे अब ये क्या आ गया, रोटेशनल मोशन आ गया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस एक चीज़ करनी है कि हमें भगाने वाला माइनस रोकने वाला बाय टोटल मास करना है, प्लस आई बाय आर स्क्वायर ऐड कर देना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पुली का और बाय आर स्क्वायर कर देना है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ये करना है। ठीक है, और फिर हम करेंगे, कंपेयर करेंगे काइनेमेटिक्स को और अपने ट्रांसलेशनल मोशन को और रोटेशनल मोशन को। जैसे कि अब हम देखते हैं अपन ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, मास होता है। तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन में आई होता है, मतलब उसका एनालॉग उसके जैसा काम करता है। एम और आई, एक्स की जगह थीटा, मतलब डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी होती है, एक्सलेशन की जगह एंगुलर एक्सलेशन होता है, फोर्स की जगह टॉर्क होता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, फिर से याद दिला देता हूँ, आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर पहले आना चाहिए या बाद में आना चाहिए। फोर्स क्या था, मा था, एम ए था। तो यहाँ पे फोर्स क्या आएगा, आई अल्फा आएगा। एम क्या था, आई, और ए क्या था, एंगुलर एक्सलेशन अल्फा। ठीक है, पी था एम वी, तो यहाँ पे क्या आएगा, एल आएगा आई डब्ल्यू। अगर कभी आप एल का फॉर्मूला भूल जाओ तो हमें इसे कंपेयर करके सॉल्व इसे याद करना है। ठीक है, अपना काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ एम स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और अपना काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला था, पी स्क्वायर बाई 2m, तो यहाँ पे क्या आएगा, एल स्क्वायर बाई 2i। ये सब आपको बिना देखे लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। वर्क, अपना वर्क का क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे वर्क का क्या आएगा, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मोमेंटम का क्या था, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर का क्या था, फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे क्या एंगुलर मोमेंटम का, तो अपना मोमेंटम का क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। ये सब हमें याद रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो ये पे हमने जो काइनेमेटिक्स वाली इक्वेशन पढ़े थे, आई होप आपको पता हो ये सब, कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 a s। तो वही था, जहाँ पे ए है वहाँ पे डालेंगे हम अल्फ़ा, जहाँ पे एस है यहाँ पे डालेंगे थीटा, जहाँ पे वी है वहाँ पे डालेंगे ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और जहाँ पे डिस्टेंस था एस था वहाँ पे थीटा डाल देंगे। वो अभी मैंने आपको बताया, टाइम की जगह टाइम ही होगा, वहाँ पे कोई चेंज नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब फिर ये टेंशन वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो फास्ट सॉल्व करने का ट्रिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बता देता हूँ मैं। और फिर ये टॉपलिंग वाला फॉर्मूला है कि बॉक्स होता है अपना, वो टॉपल करता है, टॉपल लुढ़क जाता है, तो उसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद रखेंगे। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट याद रखेंगे। ऐसे होता है अपना, अगर उसका हाइट एच दिया हो और नीचे का लेंथ एल दिया हो, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आता है, वेलोसिटी पूछते हैं, तो वेलोसिटी है रूट आर जी एल बाई एच, रूट आर जी एल बाई एच, रूट आर जी एल बाई एच। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा, ये डायरेक्ट याद रखना है हमें। फिर आगे देखेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आर क्रॉस पी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पी को क्या लिख सकते हैं, एम वी वेक्टर। तो एल वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर भी आ जाता है, क्योंकि पी इज इक्वल टू एम वी था, तो एम को क्या लिखेंगे, आई, और वी को क्या लिखेंगे, ओमेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और उसको ही हम क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर बाई 2 है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम स्क्वायर, एम की जगह आई और वी की जगह ओमेगा, और पी स्क्वायर बाई 2m था, तो पी की जगह एल और 2m की जगह आई। और ये एक फॉर्मूला हमें याद हो, शायद आपको अपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, रूट 2m के ये होता है अपना मोमेंटम, रूट 2m एटम स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, रूट 2i के ई, एम की जगह आई आ जाएगा। ठीक है, ये सब फॉर्मूला याद रखने सब काम आते हैं। और फिर आगे देखेंगे अपना काइनेटिक एनर्जी का लॉस वाला क्वेश्चन आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ आई वन आई टू डिवाइड बाई आई वन प्लस आई टू इंटू ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू का स्क्वायर आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। इससे अपना इसमें आता है कोलिजन में, शायद उसमें आता है, तो वहाँ पे भी हम हाफ एम वन एम टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू इंटू वी वन प्लस वी टू का होल स्क्वायर कर देते हैं। और ये कब कब लॉस, और अगर अब क्या आया, हमें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पूछते हैं जब अपोजिट सेंस में दो डिस्क घूम रही होगी। तो फाइनल वेलोसिटी अगर पूछ रहे तो क्या करेंगे, आई वन ओमेगा वन माइनस आई टू ओमेगा टू डिवाइड बाई आई वन प्लस आई टू, जैसे कि एम वन वी वन माइनस एम टू वी टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, जैसे कि हम ये फाइनल वाला फॉर्मूला था ना। अगर आपने कोलिजन पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे है। ठीक है, ये डायरेक्ट है का मतलब, जो अपने कोलिजन वाले कुछ फॉर्मूले थे ना, उनको ही बस हमने कन्वर्ट कर दिया है इसमें रोटेशन में। ये डायरेक्ट याद करें, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर। ठीक है, और अपना मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। अगर
अगर एक डिस्क पे दूसरी डिस्क हमने फेंक दी तो उसमें क्या हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, m1v1 तो इस पर i1 ओमेगा 1 i2 ओमेगा 2। अगर दो डिस्क घूम रही है और सेम सेंस में एक दूसरे से कोलाइड कर रही है, सेम सेंस मतलब क्या, सेम डायरेक्शन में घूम रही है, मतलब क्या ये भी ऐसे घूम रही है, ये भी ऐसे घूम रही है, तो उनका जो फाइनल होगा ओमेगा फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, अपने i1 ओमेगा 1 प्लस i2 ओमेगा 2 डिवाइड बाई i1 प्लस i2। और वही जो मैंने अभी बताया था, अगर अपोजिट सेंस में करेगी तो क्या आएगा, i1 ओमेगा 1 माइनस i2 ओमेगा 2 डिवाइड बाई i1 प्लस i2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर ये भी हमने कोलिजन में ये फार्मूला पढ़ा होता है, हाफ म्यू वी स्क्वायर, ये अपना फार्मूला काइनेटिक एनर्जी लॉस का अभी मैंने आपको बताया था। कहा गया, ये देखिए, ये अगर अपोजिट सेंस के लिए था ये लॉस वाला, या अगर सेम सेंस वाला अलग होता है, अपोजिट सेंस वाला अलग होता है, दोनों याद रखने हैं। अब ये कौन सा वाला है, अभी नीचे नीचे जो हम देख रहे हो कौन से वाला है, ये सेम सेंस वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 3 से 4 PYQ आ चुके हैं इस पर, तो ये हमें याद रखना ही है कि अगर दो डिस्क का कोलिजन होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या आता है, हाफ म्यू ओमेगा रिलेटिव का स्क्वायर, मतलब हाफ i1 i2 डिवाइड बाई i1 प्लस i2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। 3 4 PYQ, इसका मतलब हम ये याद रखेंगे और इसके PYQ भी सॉल्व कर लेंगे इसकी मदद से। ठीक है, ये सेम सेंस जनरली हमें PYQ में सेम सेंस वाले ही दिखता है, तो ये याद रखेंगे, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर अपोजिट वाला आएगा तो ऊपर बता दिया, वो नहीं आएगा जनरली, क्योंकि PYQ में तो सिर्फ सेम सेंस वाला है। तो आप चाहिए तो बस ये याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट ये है, उल्टा मत कर देना। ठीक है, अभी आगे आता है, तो सेम, तो ये एक्सिस वाला एक फार्मूला है, ये केस ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये शायद हार्ड अपना, अगर पेपर ये वाला केस हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे रोलिंग। तो रोलिंग में अभी PYQ आया था हमें, ये 2024 में भी आया था और 2025 में आया था। ठीक है, दोनों में आया था। फॉर प्योर रोलिंग क्या होता है, अपना जो अपना नीचे वाला एरिया होता है, मतलब अपना रिलेटिव वेलोसिटी अपना नीचे वाले पॉइंट का, और उसके साथ क्या होता है, जीरो होता है प्योर रोलिंग में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब क्या v इज इक्वल टू आर ओमेगा करना है, मतलब ये देखो v माइनस आर ओमेगा, ये क्या होगा, ज़ीरो, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा ऐसे। तो ऊपर 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 क्या होगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा v प्लस आर ओमेगा, नीचे क्या होगा, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा आर वी माइनस आर ओमेगा, और प्योर रोलिंग में v माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि वो इक्वल होते हैं। ठीक है, नॉर्मली एक डिस्क रोल कर रही है तो वहाँ पे क्या, ऊपर वाले पॉइंट का डिस्क वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे ऐड हो जाता है। ये शायद क्वेश्चन आया था PYQ, देखिए मैंने लिख भी दिया है। और नीचे वाले पॉइंट में आता है मिनिमम आता है, क्योंकि माइनस, और मिनिमम आता है क्योंकि माइनस हो जाता है। और फिर किसी भी रैंडम पॉइंट पे पूछे, अगर ये 90 डिग्री वाला पॉइंट पूछे तो क्या करेंगे, अपना वेक्टर लगा देंगे, रूट वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे भी रूट वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। डायरेक्शन देख लीजिए, इसका डायरेक्शन यहाँ पे है, इसका डायरेक्शन यहाँ पे है, डायरेक्शन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ता है। तो उसके बाद जैसे कि रेडियस ऑफ गायरेशन को मैंने आपको बताया था, आई 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 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है ना, तो इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमें काम आता है। वो क्यों आता है आगे आपको पता चल, देखिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बार बार आएगा फॉर्मूलों में आगे, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम इससे अच्छा क्या करेंगे, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें क्या करना है, जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वाले। जैसे कि अगर एम आर स्क्वायर बाई 2 है तो उसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डायरेक्ट हाफ आएगा, और एम आर स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर ये किसका था, हॉलो स्फीयर का था, सॉलिड स्फीयर का था। 2/3 किसका था, हॉलो स्फीयर का था। ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई 3 क्या था, रॉड का था। तो डायरेक्ट याद रखेंगे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जो उसका नंबर बचेगा वही होता कांस्टेंट, मतलब अगर अपना ये किसका, अगर मान लीजिए डिस्क का मान लीजिए, फिर इनका डायमीटर मान लीजिए, तो उसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अगर हमें पता करना है तो डायरेक्ट हाफ लिख देंगे। सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5, अपने हॉलो स्फीयर के लिए 2/3, और रॉड के लिए 1/12। डायरेक्ट बहुत काम आता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते पता चल जाएगा। ठीक है, और ट्रांसलेशन का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम स्क्वायर। रोटेशन का क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम मोशन को दोनों मोशन ले, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, तो उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हाफ एम स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आता है। ये हमारा बहुत सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 4 से 5 पे आ चुके हैं इस पे, और शायद इस पे भी।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये के स्क्वायर बाई स्क्वायर मतलब क्या, जो भी अगर अपना ये दिया हमें क्या दिया, डिस्क का डायमीटर दिया तो एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या आएगा 1/4 आएगा, तो मतलब 1+1/4। अभी हमने 1+1+ वाला जल्दी सॉल्व करने का ट्रिक देखा था, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, 4+1 5 मतलब 5/4, तो मतलब डायरेक्ट इधर क्या लिख देंगे 5/4, और जो हाफ एम वी स्क्वायर होगा उसका मदद से ये सॉल्व करेंगे और जल्दी आंसर आ जाएंगे हमारे। तो आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया अभी मैंने आपको, ये कैसे आया आपको पता चला ना, हाफ एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों की मदद से सॉल्व किया तो ये आया। तो अब हम बढ़ेंगे आगे। अब जैसे कि हम देख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, इस पे इसके रेशो पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग जाता है अगर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। तो हमें ये डायरेक्ट याद रखना है, कैसे डायरेक्ट याद रखना है, रोटेशनल बाय ट्रांसलेशन अगर पूछे, ठीक है, अपना क्या रोटेशनल बाय ट्रांसलेशन पूछे तो उसके स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इधर रोटेशनल बाय ट्रांसलेशन अगर पूछे उसका रेशियो तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर करेंगे। रोटेशन किससे रिलेटेड है, अपने के स्क्वायर से रिलेटेड है, या हम गायरेशन रेडियस ऑफ गायरेशन किस में आता है, रोटेशनल में आता है ना, तो के स्क्वायर ऊपर। ट्रांसलेशन किसके रिलेटेड है, आर से अपने आर से रिलेटेड, तो आर नीचे आएगा। फिर से आया रोटेशन और टोटल, अब रोटेशन किसके रिलेटेड है, आर, रोटेशनल किसके रिलेटेड है, के से गायरेशन के, और टोटल में क्या आएगा, के भी आएगा और आर भी आएगा, तो के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे याद रखने का मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कैसे याद रखना है। अब ट्रांसलेशन किसके रिलेटेड है, आर के, तो आ गया टोटल में क्या आएगा, दोनों आएगा, आर स्क्वायर के स्क्वायर। अब ट्रांसलेशन किसके रिलेटेड है, ट्रांसलेशन मतलब अपना आएगा आर आएगा, और रोटेशन किसके रिलेटेड है, और रोटेशन किसके रिलेटेड के स्क्वायर, क्योंकि गायरेशन आता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, ट्रांसलेशन आर के रिलेटेड, रोटेशन के रिलेटेड, ऐसे हमें ये सब याद रखना है। बहुत आसान है याद रखने के लिए और इससे बहुत टाइम बचता है, डायरेक्ट रेशियो पे क्वेश्चन आते हैं, 4-5 पे के आ चुके हैं, ठीक है। और अपना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, इससे हमें पता चला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर पे है, प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, इस पे भी आ गया तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब रोलिंग ऑन इंक्लाइन के कुछ क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे सिंपल, जो भी हमें फॉर्मूले पहले याद थे, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा होता है, जो हमने एन में पढ़ा था, उसमें क्या करना है, बस एक चीज़ ऐड करनी है, जो अपना ग्रेविटी होगा ना उसको बस जी बाई 1+k² बाई आर स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, जी बाई 1+k² बाई आर स्क्वायर। तो अभी हम आपको करके बताते हैं। जैसे कि अपना फोर्स क्या था, एम जी साइन थीटा, अगर आपने एन एल एम का मेरा लेक्चर देखा होगा तो आपको याद हो, तो हम क्या करेंगे, फोर्स था एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 1+k² बाई आर स्क्वायर, और एक्सेशन क्या था, जी साइन थीटा आया था, तो उसमें क्या कर दे, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाई 1+k² बाई आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और फिर अपना वेलोसिटी जब ऊपर से बॉल नीचे गिरता है तब अपना क्या था, अपना काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा तो √2gh, तो उसमें क्या कर देंगे, बस √2gh डिवाइडेड बाई 1+k² बाई आर स्क्वायर, और एक k² बाई आर स्क्वायर आपको पता चल रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो और 1+k² बाई वो भी जो मैंने आपको अभी बताया था वो मेथड जल्दी सॉल्व करने वाला आ गया, वो 1+ और शायद मैंने मिटा दिया, ठीक है, वो मेथड भी जल्दी सॉल्व करने वाला, और k² बाई आर स्क्वायर का वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर अपना h का क्या होता है, v² बाई 2g आता है, ये भी फॉर्मूला काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, वेलोसिटी का भी √2gh पढ़ते हैं, सब सेम, बस 1+k² बाई आर स्क्वायर करना है। यहाँ पे देखिए जी था तो जी डिवाइडेड बाई 1+k² बाई आर स्क्वायर, इसकी वजह से ऊपर आ गया, ठीक है, जी बाई 1 सब में बस यही चीज़ चेंज हुआ है कि जी की जगह क्या आ चुका है, जी की जगह 1+k² बाई आर स्क्वायर आ चुका है, ये अपना जी की जगह 1+k² बाई आर स्क्वायर, सारे फार्मूले में सेम, बस काइनेमेटिक्स के फार्मूले बस चेंज क्या करना है, जी की जगह जी बाई 1+k² बाई आर स्क्वायर करना है। जिसके हम देख सकते हैं अभी टाइम का फार्मूला भी याद होगा आपको, √2h बाई जी साइन थीटा था, तो यहाँ पे भी जी की जगह क्या करेंगे, जी बाई 1+k², तो जी बाई था इसलिए वो ऊपर चला गया, ठीक है। और ये सब कहाँ से आता है, अपना अपना एनर्जी कंजर्व करने से, कैसे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, अभी मैंने आपको ऊपर बोला था जो अपना ऊपर में लाया था, हाफ एम स्क्वायर प्लस k² बाई आर स्क्वायर, इसकी मदद से आया था, ठीक है। हमें ये सब नहीं करना है, अगर कभी कभी यूज़ हो भी सकता है इसलिए ध्यान रखना है, बट डायरेक्ट हमें क्या यूज़ करना है, हाफ एम स्क्वायर 1+k² बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं रेसिंग वाले क्वेश्चन पे, रेसिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको पता होगा तो उस पहले कौन पूछेगा,
तो स्लाइड कर देते हैं हम बॉल हो या फिर कुछ भी हॉलो सिलेंडर, तो पहले कौन पहुँचेगा। तो इसमें हमें कैसे याद रखना है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा मतलब क्या, मास ज़्यादा है, ठीक है, तो मास ज़्यादा है तो लोड रखने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और फ्रिक्शन कम हो जाता है। ज़्यादा मास है तो एक्सेलरेशन कम, वेलोसिटी कम, ठीक है, आया ज़्यादा तो चेंज भी कम होगा। मतलब मास ज़्यादा, अगर जो एक से मान लीजिए एक मोटा बच्चा है और एक पतला बच्चा है, और सुबह नींद से उठने के बाद जो मोटा है वो ज़्यादा टाइम लेगा ना, उससे उठने में टाइम लगेगा, मोटा है, लेज़ी है इसलिए मोटा है वो, और जो पतला होता है जल्दी से उठ जाता है। इसलिए अगर मोटा फिनिश से ज़्यादा तो टाइम भी ज़्यादा, ठीक है, तो उसका स्पीड सब वो सब ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो अब जो हमारा रेस वाला क्वेश्चन आता है कि हमने रिंग, हॉलोस्फीयर, डिस्क ये सब फेंक दिया ऊपर से, तो हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा आता है रिंग का, फिर आता है हॉलो सिलेंडर का, हॉलोस्फीयर का, फिर आता है डिस्क का, फिर सॉलिड स्फीयर का। तो ये सब किसका है अपना ऑर्डर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऑर्डर पता है, रिंग का क्या होता है एम आर स्क्वेयर, हॉल स्क्वेयर का होता है 2/3 एम आर स्क्वेयर, और एम आर स्क्वेयर बाई 2 होता है अपने डिस्क का, और स्क्वेयर का होता है 2/5। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता है और हमें पूछा सबसे पहले कौन पूछा, पहले पूछा मतलब क्या, सबसे कम टाइम किसको लगा। अब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम वो पहले पहुँचेगा। सबसे कम किसका है, सॉलिड स्फीयर का, तो सबसे पहले कौन पहुँचेगा, सॉलिड स्फीयर। मतलब ऐसे मान लीजिए रिंग फेंकी और गोटी फेंकी, सबसे पहले कौन पहुँचेगा, गोटी पहुँचेगी, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये याद रखना है। अगर आपको डायरेक्ट मतलब लॉजिक से एम आर स्क्वायर ये देखिए 0.6 इससे याद कर लीजिए, या फिर ये फार्मूला ये अपना ट्रिक याद कर लीजिए, RHDS, ठीक है। साथ में रहो दास, इसे याद रख सकते हैं, रहो दास, रहो दास, रहो दास, ठीक है। तो रिंग का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस ये याद रखना है कि ये किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। ये मत कर देना कि टाइम के साथ इसे कर देना, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, असल से कम किसका, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार बता देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा तो टाइम ज़्यादा, तो फ्रिक्शन कम तो एक्सेलरेशन कम, वेलोसिटी कम, मतलब जो जितना मोटा उसका वेलोसिटी कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वैसे ही, तो रिंग का मोमेंट सबसे ज़्यादा, मतलब रिंग सबसे मोटी है तो उसे सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम अब तो हमें देखना है, वेलोसिटी पूछा है, टाइम पूछा है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो उसके हिसाब से रेसिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा कवर कर दिया है, अपना रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो जो क्वेश्चन आते हैं वो सब बातें कर दी है। बस आपका अब एक काम है कि आपको ये सब रिवाइज करना है, बिना देखे लिखना है। जो क्रॉस प्रोडक्ट का ट्रिक बताया था उसे यूज़ करके देखना है क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एक ही बार में नहीं आएगा, आप कम से कम 5-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए इस ट्रिक की मदद से, तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो अभी बस आप क्या करिए, जो जो मैंने बताया वो सब रिवाइज़ कीजिए और डायरेक्ट PYQ सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।